नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो देखने वाले हैं वो जाता है आर्मी, जीडी, क्लर्क, स्टेटमेंट, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री का लेक्चर। ठीक है, तो फ्रेंड्स हिस्ट्री के आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का लेक्चर हमारा चल रहा था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज जो रहने वाला है वो हो जाएगा अपना मुगल साम्राज्य। आपके सामने लिख रखा है ना, कौन सा हो जाएगा? मुगल साम्राज्य हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब क्या करना है, दबा कर ठोकना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट। तो पहले हम क्या देख लेते हैं, इससे पहले जो हमने डिस्कस कर रखा है उसको हम देख लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं जो कि आपको माइंड में रिपीट हो जाए। सबसे हमने क्या देखा था? सिंधु घाटी सभ्यता देखी थी। उसके बाद हमने क्या देखा? वैदिक साहित्य फॉर मौर्य काल। ठीक है, उसके बारे में बहुत सारे गुप्त वंश हो जाता है। ठीक है, उनको भी हमने देखा था। उसके बाद हम कहाँ आए थे? उसके बाद आए थे हम अपने गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, इससे पहले। ठीक है, और फिर लोदी वंश के बाद किसकी स्थापना होती है? वह नींव पड़ती है मुगल साम्राज्य की। तो इससे पहले के जो हो जाते हैं गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, उनके हम प्रथम और अंतिम शासक को देख लेते हैं, जैसे कि हम पहले देखते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, सबसे पहले आता है गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश का प्रथम और अंतिम शासक कौन था? फटाफट कमेंट करो। गुलाम वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वो हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है प्रथम शासक। अंतिम शासक कौन था? वह हो जाता है कैकुबाद। ठीक है, कौन हो जाता है? कैकुबाद हो जाता है। उसके बाद करते हैं, गुलाम वंश के बाद कौन आता है? खिलजी वंश आता है। गुलाम खिलजी। अब खिलजी वंश का प्रथम और अंतिम शासक कौन था? कमेंट करो फटाफट। ठीक है, तो खिलजी वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वो हो जाता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी हो जाता है। अंतिम शासक जो हो जाता है वो हो जाता है नसरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, नसरुद्दीन खुसरो शाह हो जाता है, जो हो जाता है खिलजी वंश का अंतिम शासक। गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद आता है गुलाम खिलजी तुगलक। फिर कौन आएगा भाई? तुगलक वंश आता है। ठीक है, तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन हो जाता है? ठीक है, वह हो जाता है तुगलक वंश। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक। कौन हो जाता है भाई? गयासुद्दीन तुगलक हो जाता है। गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश का प्रथम शासक जो हो जाता है वह हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक। और जो अंतिम शासक हो जाता है वह कौन हो जाता है? वह हो जाता है नसरुद्दीन। यहां पर खुसरो शाह है, वहां पर कौन होता है? महमूद शाह होता है। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद शाह। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, याद करते हुए चलना है। ठीक है, गुलाम हो गया, खिलजी हो गया, तुगलक हो गया। अब कौन आएगा? सैयद। सैयद वंश का प्रथम शासक जो हो जाता है वो हो जाता है खिरज खां। कौन होता है? खिरज खां हो जाता है। उसी की बात करते हैं, अंतिम शासक जो हो जाता है वह कौन हो जाता है? वह हो जाता है आलम शाह। कौन हो जाता है भाई? आलम शाह हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे के सारे आपको होना चाहिए गुलाम खिलजी तुगलक सैयद। अब वो एक वंश और रह जाता है, वह रह जाता है लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था और अंतिम शासक कौन था? फटाफट कमेंट करो। लोदी वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वह हो जाता है बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी हो जाता है प्रथम शासक। अंतिम शासक की बात करते हैं तो वो हो जाता है इब्राहिम। कौन होता है? इब्राहिम लोदी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने सारे के सारे देखे। इससे पहले के लोदी वंश के बाद किसकी शुरुआत होती है? वह होती है मुगल साम्राज्य की। और मुगल साम्राज्य को इसी प्रकार से हम देखने वाले हैं, क्योंकि हमने ये पहले क्यों बताया कि आपके माइंड में रिपीट हो जाए एक बार। ठीक है, तो पहला लास्ट ज्यादा एग्जाम में पूछाते हैं। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, अंतिम शासक कैकुबाद हो गया। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी, अंतिम शासक खुसरो शाह हो गया। ठीक है, उसके बाद करते हैं तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक हो गया, अंतिम शासक हो गया नसरुद्दीन महमूद शाह हो गया। ठीक है, उसके बाद सैयद वंश का प्रथम शासक खिरज खां और अंतिम शासक आलम शाह हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से लोदी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोदी, अंतिम कौन होता है? इब्राहिम लोदी हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है वह कब होता है? वह होता है 1526 में। कब होता है भाई? 1526 में होता है। किसके बीच? वह हो जाता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच।
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें कौन होता है? इब्राहिम लोदी हार जाता है भाई। इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है? हार जाता है। और कौन जीत जाता है? बाबर जीत जाता है, जो अफगान का रहने वाला था। अफगानिस्तान के फरगना का रहने वाला होता है बाबर। और बाबर एक नींव स्थापित करता है, किसकी? वह नींव स्थापित करता है मुगल साम्राज्य की। अब यहां से मुगल साम्राज्य हमारा विस्तार होने लगता है। अब इसको हम देखने वाले हैं, इससे फटाफट हटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल। तो बात करते हैं अब नींव किसकी पड़ जाती है? अब नींव पड़ गई हमारी मुगल साम्राज्य की। तो अब हम किसको देखेंगे? मुगल साम्राज्य को देखने वाले हैं। तो मुगल साम्राज्य की नींव कब पड़ी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं 1526 से लेकर 1530 तक कौन रहा था? बाबर रहा था, मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो वह हो जाता है बाबर, जो पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद किसकी? मुगल साम्राज्य की नींव भी रखी थी और इसे संस्थापक भी कहा जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसका जो कार्यकाल हो जाता है वो हो जाता है 1526 से लेकर 1530 तक। ओनली 4 सालों तक इन्होंने कार्यभार संभाला था। बाबर मूलतः अफगानिस्तान में फरगना का शासक था। क्वेश्चन बन सकता है कि फरगना कहां पर है? तो अफगानिस्तान में है। बाबर कहां का शासक था? फरगना का शासक हो जाता है। पहला पॉइंट हो जाता है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। जो हमने अभी देखा था कि पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें किसने किसको हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक हो जाता है। फिर उसके बाद बाबर ने 3 युद्ध लड़े थे। एक तो लड़ा था 1526 में, एक लड़ा था 27 में, एक लड़ा था 2 साल के बाद 29 में। 1527, 1526, 1527 और 1529। पहला जो हो जाता है 26 में वो हो जाता है पानीपत का युद्ध। दूसरा जो 27 है वो किसका होता है? वो होता है खानबा का युद्ध। और जो तीसरा युद्ध लड़ता है वह लड़ता है घाघरा का युद्ध। 3 युद्ध इसके होते हैं, तीनों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तीनों को देखने वाले हैं। तो बात करते हैं हराया। फिर 1527 में बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित किया था। उसके बाद जो खानवा का युद्ध होता है 1527 में, इसमें किसको? मेवाड़ का राजा जो हो जाता है राणा सांगा, उसको कौन पराजित करता है? बाबर पराजित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है 1529 में बाबर ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को घाघरा के युद्ध में हराया। अब क्वेश्चन बनेगा घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो मैंने बताया है 3 युद्ध लड़े थे। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1501 साल के बाद 27 में जो हो जाता है अपना खानबा का युद्ध, उसके बाद हो जाता है 1529 में जो हो जाता है घाघरा का युद्ध। तो 1529 में किसका युद्ध होता है? घाघरा का युद्ध हो जाता है, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई होता है, उसको हराता है कौन? बाबर हराता है घाघरा के युद्ध में 1529 में। किसके लिए? महमूद लोदी के लिए। तो याद रखना, पहला लोदी होगा, लास्ट लोदी होगा। पहला इब्राहिम लोदी, लास्ट वाला उसका भाई महमूद लोदी। ठीक है, कौन हराएगा? बाबर। याद हो गया ना? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। फिर देखा है भारतीय इतिहास में बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन बनेगा कि बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो बाबर के द्वारा किया गया था। याद कैसे करेंगे? बा से बाबर और बा से बारूद। तो सबसे पहले बारूद का प्रचलन किसने किया था या प्रयोग किसने किया था? वह किया था बाबर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कि इसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। क्वेश्चन बनता है कि जो बाबरनामा है वह किस भाषा में लिखी गई है? तो वह किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। याद कैसे करेंगे? बाबर को बना लो गागर, और गागर क्या होती है? टूट जाती है भाई। गागर क्या होती है? टूट जाती है। टूट जाती है तो ता से क्या बन जाएगी? तुर्की बन जाएगी। तो बाबरनामा की रचना किस भाषा में है? तुर्की भाषा में हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सारे के जितने की याद कराने के होते हैं सारे मैं आपको याद कराते हुए चलता हूं। आगे देखा है हुमायूं 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तथा 1555 से लेकर 1556 ईस्वी हुमायूं ने अपने भाइयों के मध्य साम्राज्य का विभाजन किया। क्योंकि जो बाबर के
बेटे हो जाते हैं उनमें क्या होता है, साम्राज्य के लिए झगड़े वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं कि राजा मैं बनूंगा या मैं बनूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, वह लड़ाई झगड़ा को बचाने के लिए अपने साम्राज्य को विभाजित कर लेते हैं सभी भाइयों में। तो यहां देखा है अपने भाइयों के मध्य साम्राज्य का विभाजन किया था, जो उसकी असफलता का प्रमुख कारण बना, क्योंकि सारे भाई अलग अलग हो गए तो असफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि साम्राज्य क्या हो गया, अलग अलग हो गया। उसके बाद इसके शासनकाल में शेरशाह सूरी ने धीरे धीरे अपनी शक्ति का प्रसार किया। जिस प्रकार से हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ विभाजन किया, उसी समय कौन हो रहा था, उसी समय एक शेरशाह सूरी नाम का शासक क्या कर रहा था, यहां पर पनप रहा था। ठीक है, तो यहां रखा है शेरशाह सूरी ने धीरे धीरे अपनी शक्ति का प्रसार किया। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को परास्त किया। भाई चौसे के युद्ध में किसने पराजित किया, तो वो किया था शेरशाह सूरी ने हुमायूं के लिए। ठीक है, अब चौसा का युद्ध हुआ कब था, इसको देख लो। चौसा का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था कन्नौज के युद्ध से एक वर्ष पहले, मतलब 1540 से 1539 में। ठीक है भाई, जो युद्ध हुआ था चौसा का कब हुआ था, 1539 ईस्वी में हुआ था। और जो चौसा पड़ता है, चौसा कहां पड़ता है, चौसा पड़ता है बिहार में। कहां पड़ता है भाई, चौसा पड़ता है बिहार में। ये भी आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है कि चौसा जो है, चौसा का युद्ध लड़ा गया था, चौसा किस स्थान में, किस राज्य में स्थित है, तो वह हो जाएगा अपने बिहार में स्थित है। ठीक है, और चौसा का युद्ध कब हुआ था, वह हुआ था 1539 में। तो चौसा का युद्ध में हुमायूं को परास्त किया। फिर 1540 में, फिर देखिएगा 1540 में इसमें कन्नौज के युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में हुआ था। दो युद्ध हुए थे लगातार, पहला हुआ चौसा का, फिर हुआ कन्नौज का। चौसा का युद्ध में हुमायूं को परास्त किया, फिर 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को फिर पराजित कर दिया, एवं इस बार हुमायूं को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। तो क्वेश्चन बनेंगे कि हुमायूं ने दो युद्ध किए थे, कितने, दो युद्ध किए थे, एक किया था 39 में और एक किया था 40 में। ठीक है, एक किया था 39 में, एक किया था 40 में। एक तो हो जाता है चौसा का युद्ध और एक हो जाता है कन्नौज का युद्ध। ठीक है, दोनों के दोनों किसके द्वारा लड़े गए थे, दोनों के दोनों युद्ध जो थे वे शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़े गए थे। दोनों में कौन पराजित हुआ था, हुमायूं ही पराजित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अपने निर्वासन काल में, उसका जो निर्वासन काल था 1540 से लेकर 1555, हुमायूं ने ईरान के शाह के यहां शरण ली थी। कहां पर, ईरान में भाग गया था। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि हुमायूं को जब शेरशाह सूरी ने पराजित किया था तो हुमायूं कहां भाग गया था, ईरान भाग गया था। कहां पर, ईरान भाग गया था, वहां पर जाके शरण ली थी। इसकी मृत्यु 1556 ईस्वी में दिल्ली के शेर मंडल, ध्यान रखना कहां पर मृत्यु हो रही है, क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं की मृत्यु कहां हुई थी, तो दिल्ली के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी फिसल कर मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन बनेगा कौन सा पुस्तकालय था, तो वो हो जाता है शेर मंडल। कैसे याद करेंगे, शेरशाह सूरी ने ही भगाया था और शेर मंडल में ही आके इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, शाह से शेरशाह सूरी और शेर से ही शेर मंडल बन जाएगा। ठीक है, आराम से याद रहेगा। और कहां पर, दिल्ली के नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल कर गिरने से इसकी मृत्यु हुई थी। हुमायूं की सौतेली बहन कौन थी, गुलबदन बेगम। क्वेश्चन बनते हैं यहां से कि गुलबदन बेगम हुमायूं की कौन थी, तो गुलबदन बेगम जो हो जाती है जिसने हुमायूं नामा लिखी है। ठीक है, जिसने हुमायूं नामा लिखी है, ये कौन थी, ये हुमायूं की सौतेली बहन थी। कौन थी, सौतेली बहन थी। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनते हैं कि जो हुमायूं नामा है वह किसने लिखी है, तो याद रखना गुलबदन बेगम ने लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब यहां पर आता है कौन, अकबर। उसके बाद कौन आते हैं, अकबर। एक ट्रिक याद रखो, ठीक है भाई, ये ट्रिक है अपनी। ये क्या है, ट्रिक किसकी, गुलाम वंश की। गुलाम वंश की ट्रिक है ये, इसको आपको याद करना पड़ेगा। भाज सब, मेरे साथ बोलो, भाज सब, भाज सब। बी से कौन हो जाएगा, बी से बाबर। एच से हो गया कौन, हुमायूं, उसका बेटा कौन हो जाता है, ठीक है, हुमायूं।
उसके बाद कौन आता है? अकबर, जो हुमायूं का बेटा नहीं था, ठीक है, अकबर। उसके बाद आता है उसका बेटा जहांगीर। जहांगीर के बाद आता है कौन? शाहजहां। शाहजहां के बाद आता है उसका बेटा औरंगजेब। औरंगजेब के बाद कौन आता है? बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन बनता है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक हो जाता है बाबर। यह क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि जहांगीर से पहले शासक कौन था या जहांगीर के बाद कौन था। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए भाज सब, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब उसका बेटा था, बी से बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन बनेगा गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह हो जाता है बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो इस ट्रिक को फटाफट एक क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि आपको याद हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद बढ़ते हैं। तो हमने बाबर देख लिया, हुमायूं देख लिया, अब हम किसको देखेंगे? अकबर को देखने वाले हैं। तो अकबर का जो कार्यकाल स्टार्ट होता है वह हो जाता है 1556 से लेकर 1605 तक। 1556 से लेकर 1605 तक। अकबर का जन्म अमरकोट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है, अकबर का जन्म कहां हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था वो हुआ था अमरकोट में 1542 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भाई? अकबर का जन्म कब हुआ था? एग्जाम में क्वेश्चन बन लेता है। तो वह है हुआ था 1542 ईस्वी में। उसका राज्याभिषेक 14 वर्ष की उम्र में हुआ था। उसका जो राज्याभिषेक हुआ था, क्वेश्चन बनता है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो वो हुआ था 14 वर्ष की उम्र में। अकबर का जन्म कहां हुआ था? अमरकोट में। आ से अकबर और आ से ही क्या हो जाएगा? अमरकोट हो जाएगा। और जन्म हुआ था 1542 में। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं अपना। कहां पहुंच गए भाई? बिल्कुल यहीं से करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं 1542 में अकबर का जन्म हो जाता है अमरकोट में। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं कालानौर में हुआ था। उसका तो राज्याभिषेक हुआ था 14 वर्ष की उम्र में। कहां पर? कालानौर में हुआ था। अपने शासन के प्रारंभिक 4 वर्ष वह बैरम खां के संरक्षण में रहा था। जब उसका शासन था, अपने शासन में जब उसका शासन था अकबर का, तो प्रारंभिक जो 4 वर्ष थे वो उसका जो संरक्षक था अकबर का। क्वेश्चन बन जाता है कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का जो संरक्षक हो जाता है, रखवाला हो जाता है, वो कौन हो जाता है? बैरम खां हो जाता है। क्योंकि 14 वर्ष की उम्र में अकबर ने गद्दी को संभाल लिया था। और जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहां हुआ था? कालानौर में हुआ था। बैरम खां के संरक्षण में रहा था कितने वर्ष? 4 वर्ष। 1556 ईस्वी में बैरम खां ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, एक होता है 1526 में जो बाबर ने लड़ा था, फिर होता है 56 में, 1556 में जो कौन लड़ता है? अकबर का जो संरक्षक होता है बैरम खां, वह और हेमू के बीच होता है। तो यहां पर दे रखा है हेमू विक्रमादित्य और बैरम खां के बीच होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। 1576 ईस्वी में अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को पराजित किया। पहले कौन था? अकबर जब था तो मेवाड़ का राजा था राणा सांगा। कौन था? राणा सांगा। उसके बाद जो यहां पर युद्ध होता है 1576 में, जो कौन था? हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध होता है। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। अकबर ने आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापित किया। जो आगरा है उसके समीप एक फतेहपुर सीकरी नगर नामक जो नगर है, उसकी स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। क्वेश्चन बनता है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो वह किसने की थी? अकबर ने की थी। इसने सभी धर्मों में सामंजस्य, मतलब एकता स्थापित करने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने हेतु 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही नामक एक नवीन धर्म
परिवर्तित किया था। तो क्वेश्चन बनता है कि जो दीन ए इलाही धर्म है वह किसने चलाया था? तो वह किसने चलाया था भाई? अकबर ने चलाया था। किस चलाया था? अकबर ने चलाया था। और कब चलाया था? ये चलाया था 1582 में। किसके लिए था? ये सभी धर्मों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सभी धर्मों में एकता स्थापित करने के लिए चलाया गया था। अब इसका जो पहला जो हो जाता है दीन ए इलाही जो धर्म है, इसको सबसे पहले किसने अपनाया था? तो वह अपनाया था बीरबल ने। सबसे पहले किसने अपनाया था? दीन ए इलाही धर्म को बीरबल ने अपनाया था। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रखा है अकबर को सिकंदरा या आगरा में दफनाया गया था। क्वेश्चन बनेगा कि अकबर को कहां दफनाया गया था? तो अकबर को सिकंदरा में, कहां पर? सिकंदरा में, आगरा में, सिकंदरा में आगरा में दफनाया गया था। फतेहपुर सीकरी में उसने प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा निर्मित कराया था। तो क्वेश्चन बनेगा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था भाई? अकबर ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है जहांगीर। उसके बाद कौन आते हैं? अकबर के बेटे आते हैं जहांगीर, जिसका शासनकाल होता है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1506 में, वो 1606 में। अब 1606 से लेकर 1627 तक किसका शासनकाल रहता है? वह रहता है जहांगीर का। आपको पता है जो सूरत 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे अनुमति मांगी थी? वह इन्हीं से मांगी थी। वह कौन थे? जहांगीर थे। कौन थे? जहांगीर थे। 1608 ईस्वी वही दे रखा है कि जहांगीर के गद्दी पर बैठते ही उसके पुत्र खुसरो ने, क्वेश्चन बनेगा कि जहांगीर का पुत्र कौन था? तो जहांगीर का पुत्र हो जाता है खुसरो। कौन था? खुसरो ने विद्रोह किया जिसे दबा दिया गया। तो क्वेश्चन यहां से देखो, यहां पर है क्या, थोड़ी सी लाइन है, इसको देख लेना। जहांगीर का एक बेटा था, कौन? खुसरो। जहांगीर का बेटा था खुसरो। वह क्या था? बहुत ही अलग मिजाज का था। ठीक है, बहुत ही कह सकते हैं अलग मिजाज का था। वह जहांगीर जो था वो अपना जो एक सेनापति था उसको वह अपने यहाँ का कौन बनाना चाहता था? एक प्रकार से राजा बनाना चाहता था, सुल्तान बनाना चाहता था। मगर जो यहां पर हो जाता है खुसरो, वह खुद को सुल्तान घोषित कर लेता है। खुद को सुल्तान क्या कर लेता है? घोषित कर लेता है कि मैं ही सुल्तान हूं। तो इस प्रकार से जहांगीर जो होता है वो खुसरो को साम्राज्य ना देने के बजाय किसको देता है? फिर वहां के एक सेनापति होता है उसको एक प्रकार से देना चाहता है। फिर क्या करता है? जो खुसरो होता है, खुसरो चला जाता है किसके पास? जो पांचवें होते हैं, पांचवें सिख गुरु होते हैं अर्जुन देव, इनके यहां चला जाता है, क्योंकि यहीं पर क्या करता है? वो शिक्षा लेता है। ठीक है, यहां पर चला जाता है और अर्जुन देव इसे क्या करते हैं? जहांगीर का एक षड्यंत्र रचते हैं इसको मारने के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है वही यहां पर दे रखा है, आगे हम यहां पर बताते रहेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो यहां दे रखा है उसे पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया जिसे दबा दिया गया। क्योंकि खुसरो ने विद्रोह किसके साथ किया था? जहांगीर के खिलाफ किया था, जिसे दबा दिया गया था। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया क्योंकि उसने खुसरो को मदद की थी। खुसरो की मदद किसमें की थी? जहांगीर को मारने के लिए षड्यंत्र रचा गया था, जो किसने? अर्जुन देव ने और खुसरो ने मिलकर रचा था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अर्जुन देव जो पांचवें गुरु हो जाते हैं। क्वेश्चन बनता है जो अर्जुन देव थे वह कौन से गुरु हो जाते हैं? तो पांचवें थे। और इनको मृत्युदंड किसने दिया था? तो किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। क्वेश्चन यहां से बनते हैं, क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने क्या की थी? खुसरो की मदद की थी उसके षड्यंत्र में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है भाई, कहां पर पहुंच गए? थोड़ा नीचे करते हैं। जहांगीर, बिल्कुल यहां पर हम पहुंच गए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर स्टार्ट हमारा हो जाता है, वो हो जाता है पॉइंट नेक्स्ट 1611 ईस्वी में जहांगीर ने किससे? मेहरुनिसा। क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर ने किससे मैरिज की थी? तो मेहरुनिसा नामक एक विधवा से विवाह किया। किससे? मेहरुनिसा नामक एक विधवा थी, उससे विवाह किया और उसे नूर जहां की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन बनता है नूर जहां का मूल नाम क्या था? तो नूर जहां का जो मूल नाम हो जाता है वो हो जाता है मेहरुनिसा। क्या हो जाता है? मेहरुनिसा हो जाती है। मेहरुनिसा एक कौन थी? विधवा कन्या थी। ठीक है, सॉरी विधवा स्त्री थी कह सकते हैं। विधवा स्त्री, कन्या नहीं कहेंगे, कन्या कुंवारी को कहते हैं। तो ये कौन थी? विधवा स्त्री थी। ठीक है,
और जो मेहरुनिसा ही उससे शादी किसने की थी, वह की थी जहांगीर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है अपना, कह रहा है कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो थे वो 1608 तथा 1619 ईस्वी तक अंग्रेजों के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आए थे। अब क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर के दरबार में कौन कौन जो अंग्रेजों के राजदूत आए थे, वो तो वह थे कैप्टन हॉकिंस और कौन थे, सर थॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो कब आए थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1608 ईस्वी में। ठीक है, तब ये आए थे राजदूत बनकर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां तक क्या जहांगीर ने मुगल चित्रकला को नई ऊंचाई प्रदान की थी। तो क्वेश्चन बनता है कि मुगल चित्रकला को नई दिशा किसने प्रदान की थी, ऊंचाई किसने प्रदान की थी, तो वो कहती जहांगीर ने। ठीक है, आगे उसके दरबार में मंसूर और बिशनदास, कौन थे, मंसूर और बिशनदास, दोनों के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मंसूर और बिशनदास जैसे चित्रकार थे। क्वेश्चन बनेगा कि मंसूर किसके दरबार में था, तो जहांगीर, या बिशनदास किसके दरबार में था, तो जहांगीर के दरबार में एक चित्रकार हुआ करता था। उसने अपनी आत्मकथा तुझे के जहांगीर, कौन सी है, तुझे के जहांगीर में ये लिखा है कि मेरे चित्रकार कौन थे, मंसूर और बिशनदास। ये कहां मिलता है, तुझू के जहांगीर जो उसकी आत्मकथा है उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद आता है शाहजहां। कौन आता है भाई, शाहजहां देखने को मिलते हैं। इनका कार्यकाल होता है 1627 से लेकर 1658 तक। 1627 से लेकर 1658 तक कौन देखने को मिलते हैं, जहांगीर देखने को मिलते हैं। शाहजहां के राज्यकाल को मुगलों का, जो शाहजहां है, शाहजहां के राज्यकाल को मुगलों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा मुगलों का स्वर्ण काल है वह किस साम्राज्य के लिए कहा जाता है, किस राज्यकाल के लिए कहा जाता है, तो वह किया जाता है शाहजहां के राज्यकाल के लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट। शाहजहां के 4 पुत्र थे, शाहजहां के 4 पुत्र थे। कैसे याद करेंगे, मुराद, सीको, है ना, मुराद सीको और सूजा। यहां पर एक ट्रिक है, मुराद सीको और सूजा। कौन है, मुराद सीको और सूजा, मुराद सीखो और सूजा। तो ये ट्रिक बन जाती है। तो एक तो हो जाता है मुराद, एक हो जाता है सिकोह, एक हो जाता है औरंगजेब और एक हो जाता है सूजा। तो मुराद सीको और सूजा। ठीक है, मुराद सीको और सूजा, मुराद सीको और सूजा, मुराद सीको और सूजा। ठीक है भाई, तो मुंह से कौन जाएगा, मुराद तो है ही, सिको से सिकोह हो जाएगा, धारा सिको, और से औरंगजेब और सू से सूजा ही हो जाएगा। ठीक है, सूजा से सूजा, बिल्कुल ही जी है, मुराद सीको और सूजा। ठीक है, तो किसके थे, शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन थे, मुराद सीको और सूजा। तो यहां देखा है शाहजहां के 4 पुत्र हो जाते हैं। एक धारा सिको से सिकोह बन जाएगा, सूजा से सूजा है, मुराद से मुराद है, और से क्या हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, चारों पुत्र हो जाते हैं मुराद सीको और सूजा। के मध्य उत्तराधिकारी का भीषण युद्ध हुआ था। क्या हुआ, इनके उत्तराधिकारी के रूप के लिए कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। तो कैसा हुआ, एक भीषण युद्ध हुआ इनके बीच, जिसमें अंततः औरंगजेब ने अपनी शक्ति स्थापित की और 1658 ईस्वी में शासक बन गए। अब 1658 में कौन बना था, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, तो वह बना था औरंगजेब। कौन बना था, औरंगजेब शासनकाल बना था मुराद सीको और सूजा में से। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है, उसने मुगल वास्तुकला को प्रभावी बनाया। मुगल वास्तुकला को प्रभावी किसने बनाया था, तो वह बनाया था औरंगजेब ने। उसके निर्माणों में शामिल हैं, कौन है, अब क्वेश्चन बनेगा शाहजहां ने किस किस का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। आगरे का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया,
जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, आगरे के ताजमहल का निर्माण किसने कराया, मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, या प्रसिद्ध जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया। तो सारे के सारे किसने करवाए थे, ये सारे के सारे निर्माण करवाए थे शाहजहां ने। किसने, शाहजहां ने। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट बनते ही रहते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद सूरी वंश स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले हमने क्या देखे, अभी हमने देखा गुलाम वंश। अभी तक गुलाम वंश के लास्ट शासक की ओर नहीं बढ़े हैं, बुक में आपके नहीं दे रखा है तो हम यहां पर दे देते हैं। ठीक है, अब गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो मैंने आपको बता देखा है एक तो प्रकार से। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक हो जाता है वो हो जाता है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन आता है, भी बहादुर शाह जफर हो जाता है गुलाम वंश का अंतिम शासक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो कह सकते हैं गुलाम वंश होता है वो समाप्त हो जाता है। तो ट्रिक तो आपने देखी ली, कौन सी थी, भाजसब। भाजसब, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो यहां पर हमारी ट्रिक भी देख ली और अच्छी प्रकार से मेरा मानना है कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक बार रिपीट फिर कर लीजिएगा समझ में नहीं आए, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो फिर जय हिंद, जय भारत।